हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अभ्यास पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता था, लास्ट क्लास में हम जो पढ़ रहे थे, जो टॉपिक था हमारा वो था सिंथेसिस। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है आपसे पहले, तो इसमें हमने पढ़ा था दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना। ये हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था और इसमें मैंने आपके सामने कुछ नौ जो रूल्स है वो आपको मैंने बताए थे। उसमें से हमने फर्स्ट जो रूल है उसको लास्ट क्लास में पढ़ भी लिया था, जिसका नाम था बाय यूजिंग पार्टिसिपल्स। इसका जो पहला रूल था, बाय यूजिंग पार्टिसिपल्स, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है। और अगर किसी विद्यार्थी ने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो मैं उनसे रिकमेंड करूंगा कि आप पिछली क्लासेस ज़रूर देखें, ताकि आपको समझ में आ जाए कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, पार्टिसिपल्स क्या होता है। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं, इसका सेकंड जो रूल रहेगा वो है बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। अब क्या है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर नॉमिनेट का मतलब रहेगा सब्जेक्ट से। नॉमिनेट मीन्स सब्जेक्ट, और एब्सोल्यूट का मतलब है इंडिपेंडेंट। यानी कि हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट यानी जो अपने पास सब्जेक्ट यानी कर्ता जो रहेगा उसको क्या कर देना, इंडिपेंडेंट, यानी कि स्वतंत्र कर देना, उसको बाहर निकाल लेना। अब उसके पहले आपको पता ही था कि पार्टिसिपल्स जैसे अपने कंडीशंस को अप्लाई किया था, उसी प्रकार से इसमें भी कुछ कंडीशंस रहने वाली है। तो हम एक बार ये देख लेते हैं कि हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज़ कब कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात आपको क्या ध्यान देनी है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को यूज़ करने में, कि दोनों सेंटेंसेस के जो सब्जेक्ट होंगे, दोनों सेंटेंसेस के सब्जेक्ट अलग अलग हो। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज़ करते समय कि दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट्स जो होंगे वो अलग अलग होंगे। और सेकंड जो इम्पोर्टेंट बात है, एक सेंटेंस में रीजन तथा दूसरे सेंटेंस में रिजल्ट होगा। दूसरी जो कंडीशन रहने वाली है वो ये है कि एक सेंटेंस में आपके पास में रीज़न मिल रहा है और दूसरे सेंटेंस में क्या मिलेगा, रिजल्ट है। फिर आपको करना क्या होगा, अगर ऐसी सिचुएशन है तो रीज़न बताने वाले सब्जेक्ट को इंडिपेंडेंट कर दिया जाता है। रीज़न बताने वाले सब्जेक्ट को इंडिपेंडेंट कर दिया जाता है। तो ये है हमारे पास नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। क्या बातें हैं देख लो। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में सबसे पहली बात, दोनों सेंटेंस के हमारे पास सब्जेक्ट जो होंगे वो अलग अलग होंगे। एक सेंटेंस में आपके सामने रीजन मिलने वाला है और दूसरे सेंटेंस में क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, रीजन बताने वाले जो सब्जेक्ट है उसको क्या करना है, इंडिपेंडेंट करना है। क्योंकि आपको पता है नॉमिनेट मीन्स सब्जेक्ट होता है और एब्सोल्यूट मीन्स इंडिपेंडेंट। अब इसे हम समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से। तो हम लेते हैं पहला एग्जाम्पल इसमें, जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास,
द कैप्टन was killed, the army ran away। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, द सन रोज, द fog disappeared। The sun rose, the fog disappeared। एक और एग्जांपल, the teacher entered the class, the teacher entered the class, the student stood up, the student stood up। Fourth, the weather is cold, no one went out। जैसे कि हमने यहाँ पर 4 एग्जाम्पल्स लिए हैं, देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। सबसे पहला एग्जाम्पल है द कैप्टन वाज किल्ड, द आर्मी रैन अवे। अब यहाँ हम देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो कौन है, कैप्टन। हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट है कैप्टन और सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट है आर्मी। दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट अलग अलग है और अगर हम इनके सिचुएशन की देखें, फर्स्ट सेंटेंस में बताया जा रहा है कि द कैप्टन वाज किल्ड, कैप्टन जो था वो मारा गया और उसका रिजल्ट ये निकला कि आर्मी जो थी रैन अवे। तो यहाँ देख सकते हैं कि रीज़न और रिजल्ट वाली सिचुएशन यहाँ लागू हो रही है। तो ऐसे कंडीशन में फर्स्ट हमारे पास जो रीज़न बताने वाला सब्जेक्ट है उसको इंडिपेंडेंट करना है। अब बात करते हैं सर इंडिपेंडेंट कैसे करना है। तो हमें यहाँ क्या करना होगा, हमें यहाँ पर जो हमने पार्टिसिपल्स का यूज़ किया था, पिछली जो क्लास थी उसमें हमने जो पार्टिसिपल्स का यूज़ किया था उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ सेट करना है। तो जैसा कि आप सभी को पता था, पिछली क्लास में हमने पढ़ा है वाज किल्ड। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस पैसिव में है तो हमारे पास जो इसको पार्टिसिपल में अगर हम चेंज करें तो बनेगा द कैप्टन वाज किल्ड, तो इसमें हो जाएगा हैविंग, और पैसिव में सेंटेंस है तो आपको पता ही था किसका यूज़ करना है, हैविंग बीन किल्ड, हैविंग बीन किल्ड, कोमा द आर्मी रैन अवे, द आर्मी रैन अवे। फर्स्ट एग्जांपल इस प्रकार से बनने वाला है हमारा, द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड द आर्मी रैन अवे। सेकेंड सेंटेंस में आप देखते हैं द सन रोज, सूर्य जो था वो उदय हुआ, और सेकेंड एग्जांपल है इसमें ही द फॉग डिसअपियर्ड, कोहरा जो था वो गायब हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारे पास में है द सन और यहाँ है हमारे पास में फॉग, दोनों सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं। यहाँ रीज़न है सूर्य का उदय होना और इसका परिणाम क्या निकल के आ रहा है, फॉग का डिसअपियर हो जाना, गायब हो जाना। तो इस वजह से पहले सेंटेंस में रीज़न है, दूसरे में रिजल्ट है। तो हमें करना क्या है, फर्स्ट सब्जेक्ट को इंडिपेंडेंट करना है। तो यहाँ हमारे पास रोज सेकेंड फॉर्म है, तो इसे जब हम पार्टिसिपल्स में जाएंगे तो द सन, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हैविंग राइजन, कोमा द फॉग डिसअपियर्ड, तो इस प्रकार से बनाना है, हैविंग राइजन द फॉग डिसअपियर्ड। थर्ड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, द टीचर एंटर द क्लास द स्टूडेंट्स स्टूड अप। अब यहाँ कह रहा है कि जो टीचर है उसने क्लास में एंटर हुआ और स्टूडेंट्स जो थे वो खड़े हो गए। तो एक तरफ रीज़न है एंटर होना और दूसरी तरफ है परिणाम स्टूड यानी खड़े हो जाना। यहाँ सब्जेक्ट हमारे पास टीचर है, यहाँ सब्जेक्ट हमारे पास स्टूडेंट्स है। तो जैसा कि आपको पता ही था कि हमने जो अकॉर्डिंग टू जो कंडीशन है उसके हिसाब से चले तो हमारे पास दोनों सब्जेक्ट्स अलग अलग है और पहले में रीज़न है, दूसरे में उसका रिजल्ट है।
तो क्या करना है, इस एंटर्ड को हमें चेंज करना है परफेक्ट पार्टिसिपल की तरफ। तो क्या हो जाएगा, द टीचर एंटर्ड, तो इसका हो जाएगा हैविंग थर्ड फॉर्म, यानी कि हैविंग एंटर्ड कोमा द स्टूडेंट्स स्टूड अप। यहाँ हमने पार्टिसिपल्स का यूज़ किया है, इसीलिए मैंने कहा था कि आपको फर्स्ट जो क्लास है वो अवश्य देखनी है ताकि आपको पता चल जाए पार्टिसिपल्स का यूज़ किस प्रकार से होता है। नेक्स्ट है फोर्थ हमारे पास, द वेदर इज़ कोल्ड। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर वेदर इज़ कोल्ड, मौसम जो है बड़ा ठंडा है। नो वन वेंट आउट, कोई भी बाहर नहीं गया है, कोई भी बाहर नहीं गया है। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस में रीज़न और सेकंड सेंटेंस उसका रिजल्ट निकल के आ रहा है। अब इसमें अगर देखें तो हैविंग थर्ड फॉर्म का यूज़ हम नहीं कर सकते, इस कंडीशन में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरफ रुख करेंगे। द वेदर, यहाँ इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करेंगे तो इसका चेंज हो जाएगा बीइंग कोल्ड, द वेदर बीइंग कोल्ड कोमा नो वन वेंट आउट। तो इस प्रकार से हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हुए दो सेंटेंसेस को या दो से ज़्यादा जो सेंटेंसेस है उनको कंबाइन करते हुए एक नया सिंपल सेंटेंस हम बना सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ से हमारे पास रैन अवे फाइनाइट वर्ब है, इस सेंटेंस में डिसअपेयर्ड फाइनाइट वर्ब है, इस सेंटेंस में हमारे पास स्टूड अप फाइनाइट वर्ब है, इस सेंटेंस में वेंट आउट हमारे पास फाइनाइट वर्ब है। यहाँ हमने जो ये बनाए हैविंग बीन किल्ड, या यहाँ से हैविंग राइजन, यहाँ से हैविंग एंटर्ड और यहाँ से बीइंग, ये सभी नॉन फाइनाइट कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू टेंस है, यहाँ पर चेंज होने वाले नहीं है। तो सेकंड जो रूल था, बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, ये हमने इस क्लास में पढ़ा है। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें थर्ड, बाय यूजिंग infinitive। बाय यूजिंग इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव क्या होता है, जैसा पिछले क्लास में हमने बात भी की है। इन्फिनेटिव का मतलब है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि हमें अगर इन्फिनेटिव का यूज़ करना है तो हमें यूज़ करना होगा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। अब बात करते हैं सर इन्फिनेटिव का यूज़ कैसे करें, किस प्रकार की सिचुएशन होती है, कहाँ हमें इन्फिनेटिव का यूज़ करना है। तो सबसे पहली बात, इसमें एक ही बात आपको ध्यान रखनी है कि पर्पस, यानी उद्देश्य, पर्पस यानी उद्देश्य को बताने वाली वर्ब को इन्फिनेटिव में बदल दिया जाता है। एक ही बात आपको यहाँ से ध्यान रखना है इन्फिनेटिव वाला में, कि इन्फिनेटिव जो होता है उसका मतलब है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इस प्रकार से सेंटेंसेस में आपको कोई भी एक सेंटेंस में आपको पर्पस ज़रूर मिलेगा, उद्देश्य मिलता है, और उसी उद्देश्य को बताने वाली वर्ब जो होगी उसको हमें चेंज करना है किस में, इन्फिनेटिव में। इन्फिनेटिव का मतलब है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें इसे चेंज करना होगा। और आपको ये भी ज़रूर ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम चले तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो हमारा इन्फिनेटिव वाला ही है, क्योंकि एग्ज़ाम में बार बार यहाँ से क्वेश्चन आया है। आप इसलिए इसको ज़रूर ध्यान रखना कि इन्फिनेटिव का मतलब है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और कैसे इसका यूज़ करना है, कब इसका यूज़ करना है, वो अभी हम थोड़ी देर में क्लियर कर देते हैं। सबसे इसमें से एक ही बात ध्यान रखनी है कि पर्पस यानी उद्देश्य को बताने वाली जो वर्ब है उसको हम इन्फिनेटिव में चेंज करते हैं। एग्जाम्पल हम इसमें लेते हैं, इसका फर्स्ट एग्जाम्पल, मोहन took a
knife. He wanted to kill the hen. सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं. He went to Jaipur he went to Jaipur. He shall read there. Third example. The boy is very weak. He cannot pass the exam. Fourth, the question is very difficult. I cannot solve it. तो जैसा आप देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ 4 एग्जाम्पल लिखे हैं. अब इन 4 एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम ये देखते हैं कि इन्फिनेटिव का यूज़ हम कैसे करें. तो सबसे पहला मोहन टुक ए नाइफ. मोहन ने क्या लिया? एक चाकू लिया. ही वांटेड टू किल द हैन. वह मुर्गी को मारना चाहता था. अब यहाँ से चाकू लिया. चाकू लेने का उसका उद्देश्य क्या है? टू किल द हैन. किसको मारना? मुर्गी को मारना. तो इस प्रकार से हमारे पास पर्पज यानी उद्देश्य को बताने वाली वर्ब कौन सी है? यहाँ से टू किल. तो इसको ही हमें किस में लाना है? इन्फिनेटिव में. तो कैसे लिखेंगे सेंटेंस को? हम इस सेंटेंस को लिख सकते हैं मोहन टुक ए नाइफ, और यहां से ले लेता है टू किल द हैन. टू किल द हैन यानी कि मोहन ने एक चाकू को लिया. किस लिए लिया? टू किल द हैन, उस मुर्गी को मारने के लिए. तो इस प्रकार से हमारे पास ये जो बना वो बन गया है इन्फिनेटिव. ये हो गया हमारे पास में इन्फिनेटिव. और इसमें फाइनाइट जो वर्ब रहेगी वो रहेगी टुक. फाइनाइट वर्ब क्या है इसमें? टुक. नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं सेकंड वाला. ही वेंट टू जयपुर. ही शैल रीड देयर. वह जयपुर चला गया और वह वहाँ पर ही पढ़ेगा. अब यहाँ पर हमारे पास पर्पज को बताने वाली जो वर्ब है कौन सी है? रीड. जयपुर जाने का उसका उद्देश्य क्या है? पढ़ना. तो इसलिए हमारे पास इस रीड को किस में चेंज करना है? इन्फिनेटिव में. तो किस प्रकार से हमारा सेंटेंस बनेगा? ही वेंट टू जयपुर. अब किस लिए गया वहां पर? टू रीड, पढ़ने के लिए. इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है. ही वेंट टू जयपुर टू रीड, वो गया है पढ़ने के लिए. तो पर्पस बताने वाली वर्ब जो है उसको हमने किस में चेंज कर दिया? इन्फिनेटिव में. ये हमारे पास क्या हो गया है? इन्फिनेटिव. नेक्स्ट है द बॉय इज़ वेरी वीक. ही कैन नॉट पास द एग्जाम. इस प्रकार के क्वेश्चन आपने एग्जाम में पहले भी देखे होंगे, छोटी क्लासेस में हमारे पास पूछे जाते हैं. देखते हैं कभी भी आपके पास में इस प्रकार की बातें आती है जब वेरी का प्रयोग किया जा रहा हो या सो का प्रयोग जब हमारे पास किए जाते हैं तो उन्हें हमें किस प्रकार से चेंज करना होता है. जब हमारे पास एडजेक्टिव से पहले वेरी लग करके आता है या फिर सो लग करके आता है, अगर आपसे कहा जाता है कि आप उसमें सिंपल सेंटेंस बनाना है तो आप क्या करेंगे? हमारा सीधा सा काम ये रहेगा कि हमें वेरी की जगह पर यहाँ हमें लगाना होगा TW2. तो क्या हो जाएगा? द बॉय इज टू वीक. फिर उसके बाद क्या करना है? दोनों सेंटेंस के बीच में आपको रखना है टू. हमें एक बात ये भी देखनी होगी कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही है. अगर उसी के हिसाब से यूं का यूं रखा गया है, जैसा कि यहाँ बॉय है यहाँ ही है, दोनों सब्जेक्ट सेम है, तो हमें यहाँ कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं है. आप बीच में टू जोड़ दो और टू के बाद हमें लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म.
तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, पास द एग्जाम, पास द एग्जाम। अब कई बार हमारे थोड़ा सा दिमाग में ये बात आ जाती है कि सर यहाँ तो कैन नॉट था, यहाँ पर हमने कैन नॉट का यूज़ कहीं पर भी नहीं किया है, ये सेंटेंस नेगेटिव था और यहाँ पर हमने कैन नॉट का यूज़ नहीं किया है। तो इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो हमारे पास यहाँ एक वर्ड लगा हुआ है TW2, ये एक नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव एडवर्ब के तौर पर इसको यूज़ किया जाता है। जब कभी इसका यूज़ किया जाता है तो ध्यान रखना है ये नेगेटिव होता है, तो नॉट इसी में छिपा हुआ है। द बॉय इज़ टू वीक, इसका मतलब है कि लड़का जो था वो इतना ज़्यादा कमज़ोर है, इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि वो एग्ज़ाम को पास नहीं कर सकता। तो ये नेगेटिव की बात याद कर रहा है, इसलिए ध्यान रखना जब कभी भी आपके पास इस प्रकार के सेंटेंस आएंगे तो आपको यहाँ पर नॉट ज़रूर लगा हुआ मिलेगा, तभी आप TW2 का यूज़ कर पाएंगे, अदरवाइज सेंटेंस में यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट है चौथा, द क्वेश्चन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, आई कैन नॉट सॉल्व इट। तो आप जैसे यहाँ देख रहे हो वेरी, और यहाँ आपके पास में आ रहा है कैन नॉट, तो सेम उसी तरीके से कैटेगरी बन रही है हमारे पास। तो इसका जवाब रहेगा वेरी की जगह हम लगाएंगे TW2, द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट, द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट। हाँ, यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट अलग है, यहाँ हमारे पास सब्जेक्ट क्वेश्चन और यहाँ हमारे सबसे सब्जेक्ट कौन है, आई। तो अब क्या कर सकते हैं, देखो हमें यहाँ इस सब्जेक्ट को यहाँ इसका ऑब्जेक्ट बनाना है। ये जो सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया जा रहा है सेकंड सेंटेंस में, इसको यहाँ क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। क्यों आवश्यकता पड़ रही है इसकी, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ तो हमारे पास सब्जेक्ट एक ही था, यहाँ बॉय यहाँ भी वो है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पर आई है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस सेंटेंस के सब्जेक्ट को हमें इसका ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें पहले क्या लगाना है, फॉर, और आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगी, मी। तो ये आई की जगह क्या रखना पड़ेगा, फॉर मी। उसके बाद दोनों सेंटेंसेस को आपको टू से कंबाइन करना है और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सॉल्व का सॉल्व रखेंगे। तो इस प्रकार से द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू सॉल्व। तो इस प्रकार से हमारे पास चार जो एग्जाम्पल है उसमें आप देख रहे हो, टू सॉल्व यहाँ इन्फिनेटिव है, टू पास यहाँ पर इन्फिनेटिव है। तो इन्फिनेटिव का यूज़ कर रखा है हमने इन चारों एग्जाम्पल्स में। आज की क्लास में हमने ये दो बातें का उल्लेख किया है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का और इन्फिनेटिव का। कुछ और दो क्वेश्चंस या तीन क्वेश्चंस मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जिनके जवाब जो है आपको कमेंट स्क्रीन पर रखने हैं, ताकि मैं एक बार सॉल्यूशन आपको भी देख सकूं कि भाई आप कितना इसमें स्टडी कर पा रहे हैं। तो मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब आपको लिखने हैं। जैसा एक क्वेश्चन है हमारे पास में, द सेलिंग is very high, the ceiling is very high, I cannot touch it, the ceiling is very high, I cannot touch it। एक और क्वेश्चन आपके लिए, it was holiday, he did not go to school। एक और क्वेश्चन आपके लिए, मोहित is very weak, he cannot lift this heavy box, lift this heavy box। ये तीन जो क्वेश्चन है इनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में डालने हैं, और अगली जो क्लासेस रहेंगी उसमें हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट दो हमारे जो रूल्स है, कंजक्शन एंड का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना, और इसके अलावा एक हम बात करने वाले हैं नाउन इन अपोजिशन के बारे में, ये अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।